नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बेस्ट संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपीटीईटी गणित के फुल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत इस कोर्स का पहला टॉपिक संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। पार्ट 1 में मैंने इससे संबंधित कई कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे और पार्ट 2 में हम कई कॉन्सेप्ट और कुछ प्रश्नों को भी शामिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि गणित को अच्छे से समझने के लिए इसके सभी वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस टॉपिक का हमने कई कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं और यहाँ पर आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बात कर लेते हैं अंकों के मान की। अंकों के मान क्या क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। वो होते हैं स्थानीय मान, और दूसरा हम कह सकते हैं वो होता है जातीय, वास्तविक या फिर अंकित मान। ये तीनों नाम एक ही के हैं, ठीक है। तो ये जातीय कहें या वास्तविक कहें या अंकित मान कहें, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। जैसे यहाँ पर आपको कोई संख्या दे रखी है 5364, इसमें सभी संख्याओं के जो स्थानीय मान होंगे वो अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम कह दें किसी संख्या का जातीय मान निकाल लिया जाए तो जातीय मान सेम रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम 5364 में 3 का स्थानीय मान कहें तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300। कैसे निकालते हैं हम स्थानीय मान, ये भी आपको समझना बेहद जरूरी। मान लेते हैं अगर 3 का स्थानीय मान कह रहे हैं तो हमने लिख दिया 3 और इसके आगे कितनी संख्या है 1 और 2, यानी 2 संख्याएं हैं तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देते हैं। तो स्थानीय मान निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इसी जगह अगर हम कहते हैं 5364 में 3 का जातीय मान निकालो या फिर वास्तविक मान निकालो या फिर अंकित मान निकालो, तो वो जो वास्तविक, जातीय, अंकित मान होता है वो वही सेम टू सेम संख्या होती है। जैसे 3 का जातीय मान कहेंगे तो 3 ही होगा। उसी जगह यहाँ पर हमने देखा था 3 का जब स्थानीय मान निकाल लेते तो वो हो रहा था 300। यहाँ पर 3 का जब जातीय मान निकाल लें तो वो हो रहा है 3। देखिए, आपको ये निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान निकालो या 3 का जातीय मान निकालो। आपको कुछ भी प्रश्न दे देगा, जैसे बोल देगा कि 5364 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर ज्ञात करो, या फिर बोल सकता है 5364 में 4 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो, या फिर गुणनफल ज्ञात करने को कह सकता है। तो सबसे पहले तो आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना आना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे कि जो भी प्रश्न में दे रखा है, गुणा करना है, भाग देना है, घटाना है, जो भी दे रखा है वो आप तभी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि अंकों के स्थानांतरण से मान बदलना, यानी कोई संख्या दे देंगे और उसके अंकों को आपस में बदल देंगे और उसके बाद जो नई संख्या बनेगी उसमें क्या करना होगा। हो सकता है जोड़ करने को कह दे या फिर गुणा करने को कह दे या फिर अंतर निकालने को कह दे या तो भाग करने को कह दे। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि जब अंकों का स्थानांतरण करते हैं, यानी अंकों को एक दूसरे से बदलते हैं, तो कैसे संख्या नई प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं 4239 संख्या आपको दे रखी है और प्रश्न में कह रहे हैं इकाई का अंक को सैकड़ा के अंक से बदल लो, यानी इकाई का जो यहाँ पर अंक है वो इकाई का अंक कितना है 9 और सैकड़ा का अंक कितना है 2, यानी बोल रहे हैं 9 और 2 का जो स्थान है वो आपस में बदल लो। तो वही अगर हम यहाँ पर कर लें, 2 का स्थान इधर कर दें, 9 का स्थान इधर कर दें, तो यहाँ पर आपको संख्या कौन सी प्राप्त हो रही है 4932 संख्या प्राप्त हो रही है। अब 4932 जो संख्या आपको प्राप्त हो रही, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने ये सीख लिया कि अंक बदलते कैसे, ठीक है। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, जैसा प्रश्न में बोले आपको वैसा करना है। अब यहाँ पर इस तरह के प्रश्न कैसे आ सकते हैं, देखिए 5643 में दहाई और हजार की संख्या परस्पर बदलने से
प्राप्त संख्या और मूल संख्या में अंतर ज्ञात करो। देखिए मूल संख्या तो आपकी हो गई यही 5643। अब दहाई और हजार की संख्या आपस में बदल रही है और उसको बदलने पर एक नई संख्या प्राप्त हो रही। दहाई कौन सी है? 4 है। हजार कौन सी? 5 है। यानी 4 और 5 को आपस में बदल दो। 5 की जगह 4 को ले जाओ, 4 की जगह 5 को ले जाओ, तो यहाँ पर जो नई संख्या प्राप्त होगी वो होगी 4653। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 था यहाँ था और ये जो 4 था वो यहाँ था, दोनों की संख्या, दोनों अंक आपस में स्थान चेंज कर रहे हैं, तो नई संख्या मिल रही है 4653। अब दोनों में अंतर ज्ञात करना, मतलब जो नई संख्या मिली और जो मूल संख्या थी, दोनों में अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? तो 5643 माइनस 4653 में घटा देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, दोनों में अंतर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? सीधा सीधा क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज समझना जरूरी है। आगे देखते हैं संख्याओं को प्रसारित करना, यानी संख्याओं का एक्सपेंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे संख्याओं को प्रसारित करते हैं? मान लेते हैं संख्या दे रखी 72,314। तो अगर कभी इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें बोल देंगे ये संख्या है और इसका प्रसारित फॉर्म कौन सा होगा। नीचे आपके सामने 4 ऑप्शन इस तरह के दे देंगे, उन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो वही आपको टिक करना होगा। तो ये आपको आना तो चाहिए, तभी आप इसको प्रसारित कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर 72,314 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहली संख्या लेंगे और इसके बाद कितनी संख्याएं हैं वो देखेंगे। 1 2 3 4, यानी 4 संख्याएं हैं 7 के बाद, तो 7 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद अगली संख्या ले लेंगे, अगली संख्या है 2। 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो 2 में 3 जीरो लगा देंगे। उसी तरह अगली संख्या लेंगे 3, और 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, तो 3 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद संख्या आती है 1। 1 के बाद एक संख्या है, एक अंक है, तो वहां पर 1 जीरो लगा देंगे। और 4 हम लिख देंगे, और 4 के बाद कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो यहां पर हम केवल 4 लिख देंगे। इस तरह आप इसको प्रसारित करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं 5364 को भी प्रसारित करके लिखा गया है। तो 5 के आगे 3 अंक हैं, 3 6 4, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा दिया। उसके बाद 3 संख्या आती है, 3 लिख दिया। इसके बाद 2 अंक आते हैं, 6 और 4 2 अंक आते हैं, तो हमने यहाँ पर देखिए 2 जीरो लगा दी। क्लियर? इस तरह करके आप संख्याओं को प्रसारित करके लिख सकते हैं। सीधा प्रश्न आता है, कोई संख्या दे देंगे और बोलेंगे इसका प्रसारित रूप कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन सही होगा, उसी को आपको टिक करना होगा। आगे देखते हैं अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, अंकों से विभिन्न संख्याओं का निर्माण करना। 2 3 4 और 1 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं? ये आपको मतलब कुछ अंक दे देंगे और उनसे बोलेंगे कि इनसे कितनी संख्याएं बन सकती हैं। या तो ये बोल देंगे, या तो फिर ऑप्शन में आपको 5-6 संख्याएं दे देंगे, 4 संख्याएं दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, और उसमें से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो उनसे नहीं बन रही होगी, और आपसे प्रश्न पूछेंगे कि इनसे कौन सी संख्या नहीं बन सकती है। तो आप वहां पर उनसे संबंधित संख्याएं बनाकर जांच सकते हैं कि कौन सी संख्या इनसे बन रही है, कौन सी संख्या इनसे नहीं बन रही। तो जैसे 2 3 4 और 1 से कितनी संख्याएं बन सकती है, तो जैसे आप देख सकते हैं 2 3 4 1 बन सकती है, 2 4 1 3 बन सकती है, 2 1 4 3 बन सकती है, 2 3 1 4, और फिर 3 2 4 1 3 4 1 2 1 4 3 2 4 1 3 2 4 3 2 1 3 2 1 4, इस तरह करके और भी संख्याएं बन सकती हैं। क्लियर? तो ये चीज समझ गए कि अगर अंक आपको दे रखे हों तो उनसे संख्याओं का निर्माण कैसे करना। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं विभाज्यता के नियम के। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम विभाज्यता के नियम पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। 2 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाए। जैसे अगर हम कहते हैं कि 24 के लास्ट में देख लीजिए 4 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 0 2 4 6 8, लास्ट की संख्या देख लीजिए 4 है, यानी ये 2 से विभाज्य हो जाएगी, ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर कहते 2 1 3 4 7 6, इतनी बड़ी संख्या दे रखी। अब हम ये पता लगाएं कि ये 2 से विभाज्य होगी या नहीं, तो लास्ट की संख्या देख लीजिए, लास्ट कितनी है, 6 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 का नियम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब अगर हम बात कर लें 3 से विभाज्यता का नियम का, 3 से विभाज्यता का क्या नियम, आप संख्याओं के सभी अंकों का योग कर लीजिए, अगर वो योग
3 से विभाज्य हो रहा है तो ये मान के चलिए आपकी जो संख्या है वो 3 से विभाज्य। मान लेते हैं 132, हम उदाहरण लेते हैं। अब हम ये पता करें ये 3 से विभाज्य है या नहीं, तो क्या करेंगे, 1 + 3 + 2 यानी तीनों अंकों को जोड़ दीजिए। 1 3 4 2 6, ये जो 6 है क्या ये 3 के पहाड़े में आता है या 3 से विभाज्य हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ये विभाज्य हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो 132 है, ये 132 संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी अगर आपको ये पता करना है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं, तो उनके सभी अंकों का आप क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। उन सभी को जोड़ कर दीजिए और जोड़ने पर जो भी प्राप्त हो उसको 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कोई लंबी संख्या, मान चलिए लेते हैं 5 4 3 6 8, मान चलो इतनी लंबी संख्या आ गई, तो इसको भी वही कर दो, जोड़ दो सबको, 5 + 4 + 3 + 6 + 8। अब इसको जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 8 26। अब आप सोचेंगे 26 भी हमें नहीं पता चल रहा है 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो इसको भी आप जोड़ लीजिए, 6 और 2 8 हो गया। अब बताइए 8 जो है क्या वो 3 से विभाज्य है? नहीं विभाज्य है। तो ये जो आपकी 54,368 संख्या दे रखी थी ये भी आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? अगर आपका योगफल भी 2 अंकों में आ जाए तो आप उसको भी जोड़ दीजिए। उसको जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त हो उसको आप देख लीजिए कि यह 3 से भाग दे रहा है कि नहीं, 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। जैसे हमने बताया था कि मान चलो 5 2 4 8 ये संख्या दे रखी, अगर लास्ट की संख्या 0 2 4 6 8 है तो वो मान के चलिए 2 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन जो 4 का नियम होता है उसमें क्या होता है, उसमें आखिरी की 2 संख्याएं लेते हैं। 48, जैसे 5248 दे रखा है। अब आप 48 को देख लीजिए, क्या ये 4 से विभाजित हो रहा है? 48 जो होगा वो तो 4 से विभाजित हो जाएगा, 12 चौको 48 होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है ये 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसी जगह हम ले लें 1 2 6 7 8, मान लीजिए 12,678 हमने संख्या ले ली। यहाँ पर भी क्या करेंगे, अंतिम की 2 संख्याएं ले लीजिए। अंतिम की 2 संख्याएं देख लीजिए क्या ये 4 से कट रहा है, तो इसको हम काट के देखते हैं। 4 एकम 4 और बचेगा 3 हासिल हो जाएगा 38। तो ये 4 से पूरी तरह 78 विभाजित नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 12,678 है ये 4 से विभाजित नहीं होगी। अभी से मैं आपको बता दूं कि 2 के केस में केवल एक संख्या अंतिम की देखते हैं, 4 के केस में अंतिम की 2 संख्याएं देखते हैं, 8 के केस में अंतिम की 3 संख्याएं देखते हैं। क्लियर हो गई बात? अब तो कुछ डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, 4 का नियम मैंने बता दिया और 8 का नियम मैंने पहले से ही बता दिया। चलो आगे देखते हैं 5 का क्या नियम है। 5 का तो सिंपल सा नियम है, अगर लास्ट में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 55 दे रखी है तो लास्ट में 5 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगर हम कह दें कि 56 है, अब 56 में तो 6 है आखिरी में, 0 या 5 तो है नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं 105, यहाँ पर लास्ट में 5 है, ये डिवाइड हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि 170, यहाँ पर लास्ट में 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम कहते हैं 1375 तो इसमें लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 5 से डिवाइड करना है तो संख्या के लास्ट में 0 या 5 होना जरूरी है। अब 6 से विभाज्यता का क्या नियम है? 6 से विभाज्यता का नियम है यदि संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो। देखिए 2 का तो नियम आपको एकदम सिंपल पता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। और 3 से अभी हमने विभाज्यता का नियम भी बताया, अगर अंकों को आप जोड़ दो, संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो और 3 से अगर वो डिवाइड हो जाए तो वो मान के चलिए 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या। अब यहाँ पर 6 से विभाज्यता का नियम है कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। अब 2 और 3 को क्यों लिया गया है, किसी और संख्या को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि आपने देखा होगा 2 और 3 का जब गुणा करते हैं तो वो 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही तो वो 6 से डिवाइड होगी। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं 5236। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में 6 है। ठीक है, लास्ट में 6 है तो ये 2 से तो पक्का विभाजित होगी। अब हम ये देख लेते हैं क्या ये 3 से भी विभाजित होगी, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। 5 और 2 होते हैं 7,
7 3 होते हैं 10, 10 6 होते हैं 16। तो 16 जो है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहे, इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम इसी जगह इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है, जैसे 5 2 7 3 10 6 16 और इसी के आगे हम 2 और जोड़ दें, ठीक है। अब ये हो गई 52,362। अब यहाँ पर आखिरी में हमने 2 जोड़ा है, ठीक है, तो ये 2 से तो विभाज्य हो रही है। अब यहाँ पर हम देख लें ये 3 से विभाज्य होगी कि नहीं। देखिए 5 2 7, 7 3 10, 10 6 16 और 16 2 18, 18 आया। अब ये 2 संख्या में अभी भी, तो इसको भी जोड़ लो, 1 और 8 होता है 9। क्या ये 9 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही, तो इसका ये मतलब है कि 52,362 संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो 2 3 4 5 6 इन सब का आपको नियम पता चल गया। अब बात करते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से कैसे हम पता करेंगे ये संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं। यदि संख्या के इकाई व दहाई के जोड़े को छोड़कर शेष अंक का दोगुना कर इकाई और दहाई के जोड़े में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? नहीं समझ में आया? चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि अगर कोई संख्या है उसके इकाई और दहाई के जोड़े को छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए 5236 है, तो इसके इकाई और दहाई के जोड़े को छोड़ दीजिए यानी 36 को छोड़ दीजिए और जो शेष अंक बच रहे हैं यानी 52 बच रहा है मेरा, ठीक है। अब 52 को आप कर दीजिए दोगुना, 52 का कर दिया हमने दोगुना, तो ये आपका हो गया 104। अब दोगुना करने पर इकाई और दहाई के जोड़े में जोड़ने पर यानी 104 और ये जो जोड़ा था इकाई और दहाई का 36, इन दोनों को जोड़ने पर अगर संख्या 7 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 104 है, यहाँ 36 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 140। अब आप बताइए 140 क्या 7 से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 7 दूना हो जाएगा 14 और ये 20 आ जाएगा, यानी ये 140 7 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो 5236 संख्या है ये पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 294 है। यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई और दहाई को जोड़े को छोड़ दीजिए, 94 लिख दिए 94। ये जो 2 है इसको आप दोगुना कर दीजिए यानी 2 दूना हो जाएगा 4, 4 और जब 94 को जोड़ेंगे तो आएगा 98। अब 98 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, 14 7 98 होता है, तो ये जो 98 अगर डिवाइड हो गया तो 294 भी पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फटाफट आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तो समय लग रहा है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे और अपने आप से प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बहुत जल्द आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2961। 2961 में क्या है कि इसमें भी आप इकाई और दहाई के जोड़े को छोड़ दीजिए, यानी 61 को छोड़ दिया, बचा 29। 29 को आप डबल कर दीजिए, 29 गुणे 2 होता है 58। 58 और 61 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 119। अब आप अगर 119 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, ये हो जाएगा 49, 7 7 49 यानी 17 7 होता है 119। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 119 है वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 119 डिवाइड हो रहा है तो ये आपकी जो संख्या थी 2961, ये भी पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि 7 से विभाज्यता का क्या नियम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्या है, 8 से विभाज्यता का क्या नियम है। अभी मैंने आपको बताया था 2 के केस में अंतिम संख्या देखते थे, 4 के केस में अंतिम 2 संख्याएं देखते थे, 8 के केस में अंतिम 3 संख्याएं देखेंगे। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है। 8 से विभाज्यता का आपके सामने नियम दे रखा है कि ये है नियम, अंतिम 3 संख्याओं से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 14,992, तो अंतिम की 3 संख्याएं ले लीजिए, 9,992, इसको आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, फटाफट भाग दे दीजिए, या जितनी भी स्पीड से आप कर सकते हैं भाग देखेंगे तो ये पूरी तरह से कट रहा है, 124 आ रहा है, यानी पूरी तरह से कट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 14,992 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम था कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए और योगफल जो आएगा वो अगर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। वही यहाँ पर 9 में भी है, यदि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो रहा है
तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 56,736 को हम लेते हैं। अब 56,736 के सभी अंकों को आप जोड़ दीजिए, 5 + 6 + 7 + 3 + 6, इन सभी को जोड़ा तो आ गया 27। क्लियर हो गई बात। अब 27 आ गया तो 27 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 × 3 = 27, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो 56,736 संख्या होगी ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। 3 और 9 कितना आसान है, सिर्फ अंकों को जोड़ना है और पता कर लेना है। आगे देखते हैं 10 से विभाजिता का बेहद आसान सरल मतलब संख्या के अंत में अगर 0 लगा हो तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। 11 का विभाजिता का नियम थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 11 में क्या है, यदि संख्या के सम व विषम स्थानों को संख्याओं के योगफल, यानी जो संख्या के सम और विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हैं उनके योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं 5,643, तो यहाँ पर 5 और 4 को अलग जोड़ लीजिए, 6 और 3 को अलग जोड़ लीजिए। 5 और 4 होता है 9, 6 और 3 होता है 9। अब 9 और 9 को जब हम इनका अंतर कर रहे हैं, अंतर करेंगे तो 9 - 9 कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आ रहा है या फिर 11 का गुणज आ रहा है तो वो संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 5,643 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेंगे 96,734, यहां पर भी क्या करेंगे, सम और विषम स्थानों के जो अंक हैं उनको अलग अलग जोड़ लीजिए। 9, 7 और 4 इनको अलग जोड़िए, 6 और 3 को अलग जोड़िए। तो 9, 7, 4 का योग आया 20, 6 और 3 का योग आया 9। अब 20 और 9 को अगर हम घटा रहे हैं तो हमें 11 मिल रहा है। ठीक है, जब 11 मिलेगा तो इसका ये मतलब है कि ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। उनका जो अंतर आना चाहिए 0 आए या 11 है, अगर 0 या 11 के गुणज में आ रहा है तो ये मान के चलिए पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 12 से भी विभाजिता का नियम देख लेते हैं। 12 से विभाजिता क्या नियम है, इसमें क्या लिखा है, यदि संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित हो रही है। अभी हमने 6 के नियम में पढ़ा था कि 3 और 2 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अब 12 के विभाजिता का नियम है ये कि अगर संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए मान लेते हैं 11,316 दे रखी संख्या। अब इसको हम कैसे पता करें, सबसे पहले हम इसको क्या करें, 3 से विभाजिता का नियम देख लें। तो 3 से विभाजिता का नियम ये होता है कि अगर संख्या का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 1 और 1 2, 2 3 5, 5 1 6, 6 6 12, 12 यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 3 की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 4 की कंडीशन क्या थी, 4 की कंडीशन में ये था कि अगर अंतिम दो संख्याएं यानी 11,316 की 16 जो संख्या है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 16 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 चौको 16 होता है, आराम से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 4 दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 11,316 ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है। चलिए कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं भिन्न की। देखिए ये सब आपने पढ़ रखा है लेकिन एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी डाउट रह ना जाए। भिन्न क्या होती है, जैसे P/Q के फॉर्म में अगर कोई संख्या दे रखी है और जो Q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए तो ऐसी जो कंडीशन होगी वो आपकी भिन्न कहलाती है, यानी P/Q। यानी अगर कोई संख्या दे रखा है 1/2 तो ये आपकी भिन्न हो गई। 5/6 ये आपकी भिन्न हो गई। इसके बाद क्या है, दूसरा है दशमलव भिन्न। कैसी होती हैं, जिनके हर 10 या 10 के गुणज हों ऐसे भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 7/10, 9/100, 11/1 है। क्यों इनको दशमलव कहते हैं, जब इसको 7/10 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ठीक है, 0.7 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0.7। अब 9/100 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.09। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। अगर हर में 10 या 10 का कोई गुणज हो तो वो दशमलव भिन्न कहलाएगी। आगे देखते हैं उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। कैसे करेंगे हम, कैसे पता करेंगे कि ये उचित भिन्न है, तो उचित भिन्न कैसे पता करेंगे, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वह उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2
2/3, 8/11, 5/7। यानी जो आपका हर है वो बड़ा होना चाहिए, अंश आपका छोटा होना चाहिए, तो वो कहलाएगी उचित भिन्न। अब इसी का अगर हम उल्टा कर दे तो उसे कहेंगे हम अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे जो आपका हर है वो अगर छोटा हो जाए और अंश आपका बड़ा हो जाए तो वो आपका कहलाएगा अनुचित भिन्न। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। जो ऊपर रहेगा वो छोटा होगा, जो नीचे रहेगा वो बड़ा होगा। अब आप ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को उठाएगा, मान लीजिए ये एक बच्चा है और किसी बच्चे ने कोई इसने अपने कंधे पर उठा रखा है, तो जब वो बच्चा ज्यादा वजन का होगा, मान लीजिए 12-15 है ये, तभी तो वो 12 वाले को उठा पाएगा। यानी जो उठाएगा, जो नीचे है वो बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो वो छोटे वाले को उठा पाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या। उचित में बड़ा नीचे होगा और छोटा ऊपर होगा, और अगर अनुचित है तो छोटा नीचे आ जाएगा, बड़ा ऊपर आ जाएगा, तो वो अनुचित कहलाएगा। आगे देखते हैं संयुक्त भिन्न क्या होते हैं। संयुक्त भिन्न का फॉर्मेट देख सकते हैं, 1 सही 2/3, 2 सही 3/5, ये होता है संयुक्त भिन्न का फॉर्मेट। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे आते हैं, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न बदलो। ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा, आपको इस तरह की भिन्न दे रखेगा और इन्हीं का जोड़ना घटाना कर देगा। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म में जोड़ना घटाना नहीं कर सकते भिन्न का, आपको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना होगा। साधारण भिन्न में बदलने के बाद आप उसका जोड़ना घटाना कर सकते हैं। भिन्न का जोड़ना घटाना आपको आता होगा, नहीं आता है तो नीचे कमेंट में बताएं, हम उसका वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे। जैसे 1 सही 2/3, इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, तो ये जो 3 नीचे है वो 1 में गुणा करेंगे, यानी 3 एकम 3 और 2 में जोड़ देंगे, 3 एकम 3 प्लस 2। ठीक है, तो 3 2 हो जाएगा 5, तो आपको उत्तर जो साधारण भिन्न आएगी वो आएगी 5/3। क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे 2 सही 3/5 दे रखा है, 2 सही 3/5, इसको भी कैसे साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 और 3 को जोड़ेंगे, 10 3 13, यानी 13/5। जो नीचे यहाँ पर संख्या दे रखी है उसको आपको छूना नहीं है, वो एज इट इज लिखी जाती है नीचे। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, अब इकाई भिन्न की बात कर लेते हैं। जिस भिन्न में अंश का मान 1 हो वह इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे 1/3, 1/5, 1/4, ये क्या हो गई, ये आपकी इकाई भिन्न। देखिए भिन्न के प्रकार हम क्यों पढ़ा रहे हैं, आपसे सीधा सीधा कोई भिन्न दे रखी होगी और वहां पर आपके सामने ऑप्शन दे देंगे, इकाई भिन्न, या फिर पूछ देंगे अनुचित भिन्न, ये कौन सी भिन्न है, तो वो आपको वहां पर बताना होगा। तो इसीलिए आपको इनके प्रकार पता होने चाहिए। अब व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर कोई आपको भिन्न दे रखी है, भिन्न दे रखी है p/q। अब इस पूछेंगे इसका व्युत्क्रम भिन्न निम्न में से कौन सा है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो व्युत्क्रम भिन्न आपको पता होना है। व्युत्क्रम भिन्न मतलब इसका जस्ट उल्टा, जैसे p/q है तो उसका हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न q/p। 1/2 दे रखा है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इकाई का अंक कैसे निकालें, इकाई का अंक निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई पर ही ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न दे रखा है 5436 गुणे 9032 गुणे 131 गुणे 44, ये आपको संख्या दे रखी है, इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई पर ही ध्यान दीजिए। इसका इकाई है 6, ये लिख दिया। इसका इकाई है 2, ये लिख दिया। इसका इकाई है 1, ये लिख दिया। और इसका इकाई है 4। तो आप इसको आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 दूना होता है 12, 12 एकम 12, 12 चौको 48, यानी 48 आया। 48 का इकाई अंक है 8। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका जो मल्टीप्लाई पूरा करेंगे उसका 8 इकाई अंक आएगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट होंगे, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, कतई नहीं। सिर्फ आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप केवल इकाई का अंक ले लीजिए ना, इकाई का अंक ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई भी करना है तो सिर्फ इकाई का ही मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसमें जो आंसर आएगा उसमें भी सिर्फ आपको इकाई का अंक ही बताना है। आगे देखते हैं, जैसे 36 की पावर 25। अब 36 की पावर 25 है, यहाँ पर इकाई का अंक निकालना थोड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन है ये बेहद आसान, आपको पता होना चाहिए बस। जैसे यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो पावर लगी है 25, अब पावर 25 लगी, 25 निकालना बेहद कठिन है।
अब 36 को आप 25 बार आप कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, पूरा पेपर तो इसी में निकल जाएगा। तो 36 की पावर जो 25 है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 25 है इस 25 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ पर हमने ये किया। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 4 को जब हमने 25 डिवाइड किया तो 4 छंग 24 आ जाएगा, 24 पूरा कट जाएगा, शेष कितना बच रहा है 1। जब शेष जो बचता है हम मेन वही लेते हैं, जैसे 1 शेष यहाँ पर बच रहा है तो 1 हमने शेष ले लिया और ये 25 को हटाकर हमने सीधा क्या कर दिया 1 कर दिया। 36 की पावर 1। हमें क्या मतलब है, केवल इकाई से मतलब है। तो ये 36 जो लिखा, 36 को मारो गोली, 6 ले लो, केवल इकाई लेना है ना। तो 6 की पावर जब 1 करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। यहाँ पर कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट होना चाहिए, क्योंकि 36 की जब पावर 1 है तो 36 की पावर 1 है तो हमें तो इकाई से मतलब है, 6 ले लेते, केवल 6 ले लेंगे तो 6 की पावर 1 हो जाएगी। तो 6 की पावर 1 कितना होगा, वो 6 ही आएगा। क्लियर हो गई बात। तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 आएगा। एक चीज क्लियर कर लेते हैं, देखिए कभी कभी क्या होगा कि जो शेष आएगा वो हो सकता है 6 की पावर 1 आ जाए, 6 की पावर 2 भी आ सकता है, 6 की पावर 3 आ सकता है। अब यहां पर हमें क्या करना है, जैसे 6 की पावर 1 है तो आपको पता चल गया कि 6 आएगा। क्लियर। अब यहां पर अगर 6 की पावर 2 आ जाए तब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 गुणे 6 बराबर 36। अब 36 में इकाई का अंक कितना है, 6 आ रहा है। ठीक। अब 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 36 गुणे 6 यानी 216। यहां पर क्या आ रहा है इकाई का अंक, वहां भी 6 आ रहा है। तो यहां पर आपको कुछ नियम है, वो अगर आप समझ लें तो आपको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आपको फटाक से दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा 5 की पावर 3 आ रहा है तो 5 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा, सीधा 5 होगा। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पर ये जो जैसे ढेर सारी पावर दे रखी है यहाँ पर आपको, ठीक है, जब आप इसको चेंज करेंगे यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ शेष जरूर मिलेगा, 1 2 या 3, इनमें ही से कोई शेष मिलेगा। तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है कि अगर 2 की पावर अगर 1 आ रहा है तो वो 2 ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। आपको मतलब है 2 और 3 से, ठीक है। अगर 1 आ रहा है तो सेम टू सेम आप लिख दीजिए, अगर 2 आ रहा है 3 आ रहा है तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर 2 आ रहा है पावर में यानी वर्ग आ रहा है, तो अगर पावर में 2 आ रही, जैसे आप देख सकते हैं ये 2 है तो 2 की पावर अगर 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 का मतलब यह है कि हो सकता है 132 हो, 4132 हो, कितना भी बड़ा, लेकिन हमें चाहिए इकाई का अंक, तो हम केवल 2 लेंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि केवल हम 2 की पावर 2 को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो 2 की पावर 2 अगर आ रहा है तो इकाई का अंक सदैव 4 आएगा। जैसे आप 2 की पावर 2 करें, 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है ना। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिए, 2 की पावर 2 जब होगी तो सदैव 4 आएगा, 3 की पावर 3 जब होगी तो इकाई का अंक सदैव 9 आएगा। इसको थोड़ा और समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 132 की पावर 2 आ रहा है। अब यहां पर हमें पता करना है इकाई का अंक, इकाई का अंक पता करना है। तो यहां पर कितना है इकाई, 2, पावर कितनी है 2, 2 की पावर 2 बराबर 4। अब यहां पर ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको वो यहीं पर काम आना है। जैसे यहां पर दिया है किसका वर्ग कर रहे हैं, 2 का वर्ग कर रहे हैं, इकाई का अंक, इकाई का अंक ये रहा, ठीक है। अब 2 की पावर 2 हो रहा है, 132 की पावर 2 है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि इकाई का अंक 4 होगा। क्लियर हो गई बात। अब 3 का जब वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक जो आएगा वो सीधा 9 आएगा। जैसे इसका एग्जांपल करके आपको हम दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं 433 है, इसकी पावर हम कर रहे हैं 2, ठीक। 433 की पावर 2 है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा, सीधा आपने देखा 3 है अंतिम में, 3 का पावर 2 है तो सीधा आप दिमाग में ले आइए कि 9 आएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए इसी तरह आप देख सकते हैं 4 का जो होगा इकाई का अंक, अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं
राइट साइड में घन दे रखे हैं। अगर 2 की पावर 3 आ रही है किसी में तो इकाई अंक 8 आएगा, 3 की पावर 3 आ रही है तो इकाई अंक आपका 7 आएगा। इस तरह करके आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न करके रखे हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ दे रखी है कि 43 की पावर 1987। अब यहाँ पर पावर बहुत ज्यादा है, इकाई आपकी 3 है। अब हम 43 को हम 43 नहीं लेंगे, हम 3 लेंगे, क्योंकि हमें इकाई से मतलब है। तो 3 हमने ले लिया, तो 3 की पावर 1987 हमने कर दिया। अब इस 1987 को हमें कन्वर्ट करना है छोटी संख्या में, तो सीधा हमने 4 से जब भाग दिया, 4 को जब हमने 1987 इसमें भाग दिया तो क्या हुआ, आप देखेंगे वहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर 3 शेष आ रहा है। तो इस 1987 को हमने 3 में कन्वर्ट कर लिया, 3 की पावर 3, तो क्या हो गया, अभी हमने आपको बताया था 3 की पावर जब 3 होगा तो वहां पर इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक आपका आएगा 7। ठीक है। अब आप इसको अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, 3 गुणे 3, ठीक है, गुणे 3, तो 3 3 9 3 27, 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा 7 इकाई अंक आएगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरह 2153 की पावर 167 है। अब यहाँ पर 2153 को हम 2153 ना लेकर केवल 3 ले रहे हैं, अंतिम की संख्या लीजिए 3, और 167 को आप सीधा 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है, हमें पता करना है 167 में जब 4 से डिवाइड करना है, ये पता करना है कि 167 डिवाइड होगा कि नहीं 4 से। तो अंतिम की केवल 2 संख्या लेते हैं ना, 167, तो हम केवल 67 ले लेते हैं। तो जब हम केवल 67 ले रहे हैं तो 3 शेष आ रहा है। देखिए हर प्रश्न में हम अगले स्टेप को फॉलो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1987 पूरा लिया था, इसमें हमने कुछ नया नहीं बताया। आगे बढ़े तो हमने यहाँ पर बताया 167 को हम 167 ना लेकर केवल 67 ले रहे हैं, क्योंकि हमें जब 4 से डिवाइड करना है तो केवल अंतिम की 2 संख्याओं से मतलब होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर फिर से क्या बचा, 3 शेष बचा, तो वही 3 की पावर 3 कर देंगे तो आपको मालूम है 7 इकाई अंक आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर। अब यहाँ पर हमने आपके लिए जो प्रश्न रखा है वो आप समझ लीजिए, इसका उत्तर हमें नीचे बताइए। 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 के इकाई अंक को ज्ञात करो। इकाई अंक को ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, 3 की पावर 99 की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 की पावर 50 की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू आए इनको घटा दीजिए और उसका जो इकाई अंक हो वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए। बात कर लेते हैं सन्निकट मान की। सन्निकट मान क्या होता है, जब हम किसी संख्या का वास्तविक मान ना लिखकर उसके निकट आधार वाली संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में लिखते हैं तो वो सन्निकट मान कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि 682 को दहाई तक सन्निकट करिए, दहाई तक। दहाई संख्या कौन सी है, 8। ठीक, अब 8 देखिए ये 5 से ज्यादा है कि कम है, 5 से ज्यादा है। तो अगर 5 से ज्यादा है तो 8 को हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम 8 है, 8 के आगे क्या लिखा, 2 लिखा, यानी 82। 82 को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो 682 इसको हमने एक्सपेंड करके 600 प्लस 82 लिखा, तो इस 82 को हमने क्या कर दिया, 100 लिख दिया। तो 600 प्लस 100 हो जाएगा आपका 700। इसका उत्तर क्या आएगा, अगर 682 को दहाई तक सन्निकट कर रहे हैं तो उत्तर आ रहा है 700। क्लियर। अब उसी तरह 28,986 को 100 तक सन्निकट करना है। अब जिसको भी सन्निकट करना है 100 तक, तो 100 वाली संख्या कौन सी है, 9 है। ठीक है, तो 9 के आगे वाली संख्याओं को अलग कर लीजिए, जैसे ये 28 और ये 986 अलग हो जाएगा, 28,986। अब यहाँ पर 28,000 कैसे लिखा गया ये भी समझना जरूरी है। ये 28 है, इसके आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो हमने यहाँ पर 28,000 कर दिया, 3 जीरो लगा दिए। क्लियर हो गई बात। 28,000 प्लस 986। अब 986 ये देखिए, ये 9 क्या है, 9 5 से बड़ा है कि छोटा, 5 से बड़ा है, यानी ये अगर 5 से बड़ा है तो ये 10 हो जाएगा। अगर ये जो संख्या है ये 5 से छोटी होती तो 0 हो जाती। क्लियर हो गई बात। तो वही यहाँ पर किया गया, जैसे 28,986, 986 को हम क्या करेंगे, 1000 में बदल देंगे, क्योंकि 986 के पास में कौन सा 1000 है। क्लियर। तो 986 तो ये हो जाएगा 1000, तो 28,000 प्लस 1000 हो गया 29,000। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं 7,509 को सैकड़ा तक सन्निकट करिए। तो सैकड़ा की संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 को हमने क्या किया, 509। तो 509 को क्या कर सकते हैं, सैकड़ा तक सन्निकट कर रहे हैं, तो यानी 500
9 को हम 1000 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000 7000 प्लस 1000 यानी 8000। जो 509 है वो 500 से ज़्यादा है, अतः 509 को 1000 लिखा गया। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे देखते हैं। 364 को इकाई तक सन्निकट कीजिए। 364 है उसको इकाई तक सन्निकट करना है, तो जो 4 है इकाई में वो देख लीजिए 5 से छोटा है कि बड़ा है। 5 से छोटा है तो इसी 4 को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो 360 प्लस 0 बराबर 360। 4 5 से छोटा है अतः 4 को 0 लिखा गया। क्लियर हो गई बात। यानी यहाँ पर हमने आपको क्लियर भी कर दिया कि आखिर ये ऐसा क्यों किया गया। क्लियर। अब बढ़ते हैं थोड़ा प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्या दे रखे हैं, 5424 में 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर 5424 में 4 का स्थानीय मान सबसे पहले हम निकाल लें। इस 4 का स्थानीय मान होगा 4, इस 4 का स्थानीय मान होगा 400। क्यों होगा, क्योंकि इस वाले 4 के आगे 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो यहाँ पर हमने 2 जीरो लगा दिए। अब 400 और 4 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1600। ये तो क्लियर हो गई बात। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, रट्टा मार लीजिए 2। ये मत कहिएगा कि 1 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 100 के समभाजकों की संख्या कितनी है। ऐसी संख्याएं आपको पता लगानी जो 100 को काटती हो, वो भी कैसी हो, सम हो। जैसे 2 ये 100 को काटेगा, और क्या होगा 4 ये भी 100 को काटेगा, और क्या होंगी, और आपका हो सकता है 10। ठीक, 10 भी 100 को काटेगा। और क्या हो सकती हैं, और आपकी हो सकती हैं 50। ठीक, तो इस तरह आपने देखा कि ये 100 के समभाजक हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो 100 को काट रही हैं लेकिन सम भी हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं। पाई कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो पाई अपरिमेय है। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 378 236 गुणे 459 312, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात कर लीजिए। 8 छंग 48, ठीक है 48 आ गया। अब 48 से 8 ले लीजिए। 8 9 72, 72 से 2 ले लीजिए। 2 दूना 4, यानी जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 4। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आप टुकड़ों में भी कर सकते हैं। यहाँ से 8 ले लीजिए, यहाँ से 6 ले लीजिए। 8 छंग हो गया 48, गुणा लगा दीजिए। यहाँ से 9 ले लीजिए, यहाँ से 2 लीजिए। 9 दूना 18, 18 ये लिख दिया। तो 8 और 8 यहाँ हम गुणा कर देंगे, 64 आएगा। तो 64 का इकाई अंक होगा है 4। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 है। 604 फिल इन द ब्लैंक्स 6, ये 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान भरो। यानी 604 के बाद जो रिक्त स्थान है इसको भरना। यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम होता है कि हम सम और विषम स्थान के अंकों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। जैसे 4 6 और ये 6, यानी 6 4 10 6 16। ठीक, अब यहाँ पर 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि या तो घटाने पर 0 आए, तो हमें तो रिक्त स्थान की संख्या पता ही नहीं है, या तो 0 आए या तो 11 आए। तो यहाँ पर है 0 और यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जो या तो 0 आ जाए, 0 आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 0 है और कुछ एक ही संख्या भरनी है। तो 9 प्लस 0 अगर करेंगे तो 9 ही आएगा, और 16 में 9 घटाएंगे तो ना 11 मिलेगा ना तो हमें 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसी संख्या रखें। जैसे हम यहाँ पर संख्या कौन सी रख सकते हैं, यहाँ पर हम संख्या रख दें 5। फिल इन द ब्लैंक्स की जगह हम अगर 5 रख दें तो यहाँ पर 0 + 5 बराबर 5 हो जाएगा। तो 16 - 5 बराबर हो जाएगा 11। तो हमें इनका जो अंतर है वो 11 लाना होता है या तो 0 लाना होता है, तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह हम कितने भरेंगे, 5 भरेंगे। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं 1 से 15 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 15 के बीच में, तो सबसे पहले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख लो 2, ठीक, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर उसके बाद 13। ये हैं 1 से 15 के बीच में अभाज्य संख्याएं।
क्लियर, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला है 0, 3, 8, 7, 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ऐसे लिख दें सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कैसे हम पता करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपके हिसाब से 0 है। लेकिन जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो उसमें 0 सबसे पहले नहीं लिखेंगे। अगर मान लेते हैं हम 0, 3, 7, 8, 9 लिखते हैं तो इस संख्या का अर्थ क्या है, ये है 3789। यहां पर 0 का तो कोई रोल ही नहीं रहा, इसीलिए 0 को हम सबसे पहले ना लिखकर 0 को एक संख्या बाद लिखते हैं, 30789। तो ये आपकी हो गई सबसे छोटी संख्या 30,789। ये इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। अब इसी तरह 7019 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लगाओ। तो इसमें 0 का ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है। इसमें जैसा है कि सबसे बड़ी सबसे पहले लिख दो, उससे छोटी उसके बाद लिख दो, फिर उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। 9710 यहाँ पर बनेगी सबसे बड़ी संख्या। 7019 से सबसे बड़ी संख्या जो बन रही है वो बन रही है 9710। क्लियर हो गई बात, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 29 से भाग दे तो कितना शेष आएगा। देखिए ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना, तो जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले 29 से भाग दीजिए 899 में। आप देखेंगे ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप 29 से भाग दीजिए। किसमें भाग दीजिए, 63 में। 29 से भाग दीजिए 63 में, तो जो भी शेष आएगा वही आपका उत्तर होगा। ऐसे प्रश्नों में इसका कोई रोल नहीं होता है। इसका रोल बस इतना होता है कि अगर स्टूडेंट अपनी संतुष्टि करना चाहे तो 899 में 29 से भाग देकर देख ले और ये पूरी तरह से कट जाएगा। और जब पूरी तरह से कट जाएगा तो 29 से भाग 63 में दे दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका आंसर है वो कितना आएगा। तो आप 29 से भाग देके देख लीजिए 63 में, तो ये हमने भाग दिया, तो 29 दूना 58, 5 आपका शेषफल आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 5। क्लियर हो गई बात कि किसी संख्या को 899 से भाग दे रहे हैं तो शेष 63 प्राप्त हो रहा है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो 29 से भाग देने पर 5 शेष आएगा। ये आपके सामने। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, 4 की पावर 11, 7 की पावर 5, 11 की पावर 3 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम संख्याओं को अभाज्य बनाएं। जैसे 4, 7, 11, तो 4, 7, 11, 7 और 11 तो अभाज्य है, लेकिन जो 4 है वो अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 2 और 2 के फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये 4 बराबर 2 गुणे 2 हो सकता है। अब 7 और 11 को आप तोड़ नहीं सकते, किसी भी फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो 4 को हम तोड़ लेते हैं, तो 4 की पावर 11 है, तो यहां पर हम क्या करते हैं 2 गुणे 2 की पावर 11 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 3। तो 2 गुणे 2 की पावर 11, तो इसको अलग कर लेते, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11, 7 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 3। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, तो इनकी पावर गिन लीजिए, वही अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे इसकी पावर है 11, इसकी 11, इसकी 5, इसकी 3, 11, 11, 22, 22, 5, 27 प्लस 3 बराबर 30 अभाज्य गुणनखंड इसका उत्तर आएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं 11 और 9 के वर्गों का अंतर ज्ञात करो। तो 11 और 9 के वर्गों का अंतर ज्ञात कर लो आराम से। तो 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, चाहे तो आप इसमें फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो इसको आप डायरेक्ट कर लो। 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 9 का पावर होता है 2, तो 81 हो जाएगा। 121 में 81 घटाएंगे 40 आएगा। या तो आप इसको फॉर्मूला की तरह अप्लाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में 11 प्लस 9 हो गया, एक ब्रैकेट में 11 माइनस 9 हो गया। 11 प्लस 9 होता है 20, 11 माइनस 9 होता है 2, तो 20 दूना हो गया 40। ठीक है, आप दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट और ये आपके प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है सिंपल सा घटाना है, वो आप करके नीचे कमेंट में बताएं। 999 माइनस 336 माइनस 5.007 इसका क्या मान होगा, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। देखिए, अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा हो तो यूपी टेट का अगर आपको पूरा कोर्स कवर करना है तो इतना तो समय देना ही पड़ेगा। क्लियर? अगर आप ऐसे ही पढ़ाई करना चाहते हैं तो बस वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका अच्छे से जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।